ओके। सर्वप्रथम हम सभी ने भावों को पढ़ा, जो जितने भावों का स्पष्टीकरण चाहिए था उसका अधिकांश अपन ने पढ़ा, है ना। उस पर काफी क्लियरिटी भी हो गई होगी उसमें। और जो आगे रिसर्च लेवल की जो भावों के बारे में जो जानकारी है ना, जैसे भाव मध्य क्या है, भाव मध्य की निर्धारण कैसे होता है, और उसके बाद एक एक डिग्री जब ग्रह आगे जाता है या कोई उस एक एक डिग्री भाव जो ना आगे बढ़ता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, भाव 0 डिग्री पे हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होता है ना। ऐसे ही उस भावों को जो षोडश वर्ग बनाया जाता है तो उसमें क्या इम्पैक्ट होता है ना। भाव अभिलाषी ग्रह कब होता है, वो सब चीजें मैं बाद में लूंगा। वो थोड़ा उन्नत क्षेत्र है, उसको मैं बाद में लूंगा। अभी मैंने जो एसेंशियल है, जो अभी मैंडेटरी है, इतना ज्ञान होना चाहिए, वो मैंने आपको दिया। अब उसका जो वृहत रूप है, जहां आप एक अलग ही चीज महसूस करोगे, एक अलग ही आपको डायमेंशंस प्राप्त होंगे, वो मैं लेटर ऑन लूंगा। अभी वो थोड़ा सा समझ से परे भी हो जाएगा और उसका सही आंकलन कर पाए वो भी थोड़ा संभव नहीं होगा, और हम उससे डिबेट भी हो सकते हैं। तो मैं अभी उसको बेसिक में नहीं ले रहा हूँ। तो भावों के और उत्कृष्टता के लिए भाव, दसम भाव स्पष्ट क्या होता है, भाव मध्य दसम भाव से लेना चाहिए। जैसे कि अभी पता चल गई है कि लगन कोई भाव मध्य मानना चाहिए, वो बहुत गहन अध्ययन में आपको बाद में कराऊंगा। दूसरी मैंने आपको ली राशियां, राशियों के कारकत्व के जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको स्पष्ट करने की प्रयास किया। इसमें भी अभी राशियों में भी बहुत सारी चीजें बची हुई है ना। जिन जैसे प्रश्न शास्त्र में उदर अथ वक्र और अग्र, उन राशियों का विश्लेषण करना होगा। मुख राशियां कौन सी है, नेत्रहीन राशियां, अंधीय राशियां कौन सी है, बहरी राशियां कौन सी है, निष्फल राशियां कब हो जाती है, कौन सी राशियों को निष्फल कहा गया है, वो मैं आपको बाद में लूंगा, क्योंकि वो न तो अभी उनका प्रयोग समझ पाएंगे और न उनको अभी आत्मसात कर पाएंगे। तो मैं उसको आपको 6 उदाहरण इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, है ना। तो वो मैं उस तरह का नहीं ले रहा हूँ। मैंने अभी जो आपको बताया, जैसे मैंने मलिन और चमकीली राशियां नहीं ली, है ना। कुछ राशियां मलिन है, मलिन यानी वो उनकी वो प्रभा नहीं है, और कुछ राशियां हैं जो चमकीली होती है। ये चलो मैं बता ही देता हूँ ये कि ऐसा कहा है शास्त्रों में, पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, नौवीं, 10वीं, ये राशियां मलिन है। मलिन मतलब आप समझते हो ना, मलिन का अर्थ, वो मलिन है ये। जबकि तीसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं और 10वीं ये राशियां है चमकदार। ये क्या होता है, जब हम व्यक्ति विशेष का विश्लेषण करेंगे या कुछ घटना विशेष का, किसी व्यक्ति द्वारा जो घटना की गई उसका विश्लेषण करेंगे, तब हमको ये काम आएगी। जैसे हम विश्लेषण कर रहे हैं प्रश्न शास्त्र का, तो उस समय ये काम आएंगी बहुत ज्यादा, वैसे भी ये काम आएंगी। तो ये मलिन राशियां, ये चमकीली। मैंने आपको बताया था पृष्ठोदय और शिष्योदय, 2 राशियां आपको बताई थी। पृष्ठोदय राशियां हैं जो रात्रि बलीन होती हैं, और शिष्योदय राशियां वो दिवा बली होती है, दिन में बलवान होती है। शुभ ग्रह शीर्षोदय राशि में बैठ के और बलवान हो जाते हैं, और पृष्ठोदय ग्रह पाप राशि में बैठ के और पापी हो जाते हैं। अगर वाइस वर्षा हो तो पापी ग्रह शीर्षोदय में आके कम पापी हो जाता है, और शुभ ग्रह अगर पृष्ठोदय में चला जाए तो उसका शुभत्व कम हो जाता है, ठीक है ना। उसमें तीसरी राशि मैंने उभोदय बताई थी, तीसरी राशि मैंने आपको शीर्षोदय बताई थी। इसको थोड़ा समझ लो आप। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में इसको जो है, इसको भी अष्टोदय राशि माना है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि जब हम रात्रि बली राशियों का विश्लेषण करेंगे तो ये रात्रि बली है, ये दिवा बली नहीं है। कहीं आप शीर्षोदय मान के इसको दिवा बली मान लो, ये दिवा बली नहीं है, ये रात्रि बली है, ये ध्यान रखना।
इसमें गलती मत करना, इसमें आप गलती कर सकते हो। अभी आप सोच रहे हो कि साहब क्या फर्क पड़ गया दीपावली रात को, रात दिन का फर्क पड़ेगा, रात और दिन का जब प्रिडिक्शन करेंगे बहुत बड़ा फर्क आएगा कि जो व्यक्तियों के लगन अगर दीपावली है तो वो व्यक्ति दिन में ज्यादा एक्टिव होता है, सूर्य की रोशनी में, जब तक सूर्य का प्रभाव उनकी एक्टिवनेस बनी रहती है। और जो लोगों के रात्रि बली राशियां रहती है उनकी प्रभा, उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका विवेक है ना रात्र को ज्यादा काम करता है ना। तो ये भी बड़ा एक फर्क है कि घटना कब करनी चाहिए व्यक्ति को, वो उसके ग्रहों पे डिपेंड है कि पढ़ना कब चाहिए, कहीं जाना कब चाहिए, कब भोजन करना चाहिए। तो वो भी आदमी के जो ग्रह होते हैं ना वो उसी तदानुसार कार्य करवाते हैं हर घटना को। वो मैं भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। चलो ये बात आ गई तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूंगा आपको भावों पे ही। बहुत बढ़िया बात आ गई कि मैंने ये अपनी कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है, चर्चा हो गई तो मैं इसको बताना उचित समझता हूँ। ये जो ये इसको आप इष्ट मान लो, इसको इष्ट मान लो। तो जो ये ऊपर का भाग है ना ये पूर्वार्ध चलाता है, ये पूर्वार्ध चलाता है, और ये जो भाग है ये उत्तरार्ध चलाता है। ये पूर्वार्ध और ये उत्तरार्ध। अब ये इससे क्या फायदा, अगर किसी व्यक्ति के ज्यादातर ग्रह ऊपर बैठे हुए हैं तो वो व्यक्ति का जीवन का पूर्वार्ध बहुत सफल रहेगा, है ना। और सारे ग्रह है ना उसको जल्दी परिणाम दें, पूर्वार्ध में ग्रह जल्दी परिणाम देते हैं। जैसे शीर्षोदय राशि में ग्रह जल्दी परिणाम देता है, ऐसे ही पूर्वार्ध में बैठे हुए ग्रह जल्दी परिणाम देते हैं, ठीक है ना। उत्तरार्ध में बैठे हुए ग्रह थोड़ा रुक के परिणाम देते हैं, और ये उम्र के साथ ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये उम्र के, जैसे संतान आपकी उम्र के बाद आएगी, रोग जनरली जब उम्र बढ़ जाती है तब आती है, विवाह भी एक सीमा के बाद ही होता है। तो ये सब चीजें है ना ये एक उम्र के बाद, और ये पूर्वार्ध ही उत्तरार्ध। मैं अगर ऐसे एक लाइन खींच दूं तो ये जो इच्छा है, तो सूर्यदेव यहां से यहां चलते हैं, सूर्यदेव यूं चलते हैं, है ना। तो ये जो हिस्सा है ये दृश्य भाव है। ये क्या है, दृश्य, यानी ये दिन है, और ये क्या है, अदृश्य भाव, यानी ये रात है। जिस व्यक्ति के ज्यादातर यहाँ ग्रह बैठे होंगे वो बहुत शुभ, वो हमेशा प्रकाशमान होगा, देवा बली होगा, दिन में सारे काम करेगा। जिसके यहाँ बैठे होंगे वो अदृश्य, मतलब वो डिस्यूज में रहेगा, हमेशा पता ही नहीं चलेगा इसने क्या किया क्या नहीं किया। वो जैसे बहुत बड़ा आदमी हो, अननोन बन जाए, उसका नेम एंड फेम बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाए, बहुत सारी प्रभाएं उसके अंदर हो, लेकिन वो जनता में अपना उसका फेस चमक नहीं पाए। तो ये जो भाव है ये अदृश्य, ये दृश्य। आप समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसको भी अपन को ध्यान रखना है। इसको शिरोबंद भी कहा गया है। ये जो है सूर्य यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर होता है। ये भर दोपहरी है, भर दोपहरी के 12 बजे। ये फिक्स नहीं है टाइम, ये कम और ज्यादा होता है, 2-4-10 मिनट आगे या 2-4-10 मिनट पीछे होता है। तो ये इसको शिरोबिंद को भी बोलते हैं, शिरो बिंद, ठीक है ना। ये नभ है, मैंने आपको पढ़ाया दशमावश में बताया था कि ये नभ है, नभ। और इसका जो मध्य है बिल्कुल 12 बजे जहाँ सूर्य पूर्ण प्रताप में होते हैं। मैं ये टेंटेटिव टाइम दे रहा हूँ, ये कम और ज्यादा होता है ऋतु के अनुसार। तो ये शिरोबंद और ये आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। ये कैमरा भी ऊपर कर लो। इसको अधो बिंदु कहते हैं, अधो बिंदु मतलब ये जो है, अगर ये आकाश है तो ये पाताल है, आप समझ रहे हो। अगर ये 12 बजे दिन के है तो ये रात के 12 बजे, अधो बिंदु। और ये शिरोबिंदु, ये आपको टर्म याद रखनी है। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, जब मैं दशम भाव स्पष्ट पे बात करूंगा, जब भाव मध्य पे बात करूंगा, तब आपको मैं इस पे प्रकाश डालूंगा। अभी बात आ गई तो मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं आपको क्लियर करूं।
एक सर चीज और रिपीट कर समझो। देंगे सर, रिपीट कर दें सर, पहले आवाज थोड़ी कम आ रही थी। ये जो आपने बताया ना पार्टीशन की है, यस 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 यस। देखिए ये पूर्वार्ध है, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो इससे ऊपर के जो है ये पूर्वार्ध कहलाता है और ये उत्तरार्ध कहलाता है। ठीक है ना। ये जो है, अगर मैं एक लाइन इस तरह खींचता हूं तो जो मेरा ये सूर्य का सामने का टाइम है, जो दिन है, यहाँ से सूर्य सुबह चल के और शाम को पहुंचेगा, ये दृश्य भाव है। यहाँ जब आयुर्दाय भी निकालेंगे तब भी ये बड़ा काम आएगा। इसके परिदृश्य में ये रात है, इसको अदृश्य भाव। ये जो बीच का है इसको शिरोबंद कहते हैं, और जो इसका बिल्कुल अपोजिट है उसको अधोबंद कहते हैं, है ना। ये जैसे कोई व्यक्ति के अगर मान लीजिए दृश्य भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी चमकेगी, वो दिन में बहुत एक्टिव रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा उसकी एक्टिवनेस रहेगी। उसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के अगर इधर भाव में ज्यादा बैठे हुए हैं, उसमें बहुत गुणी होगा, काम होगा, सहन होगा, सहनशील होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी हाईलाइट नहीं हो पाएगी, और वो दिन में इतना प्रभावी नहीं होगा जितना रात्रिकालीन वो प्रभावी रहेगा, है ना। इस तरह से इनके विवेचन है। ग्रह जब यूं चलते हैं तो वो आप देखिए कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी वो शक्ति को खो रहे हैं, और जब ग्रह यूं चलता है, यूं ऊपर की तरफ जाता है, तो वो शक्ति को पाता है। तो जब ग्रह यूं चलते हैं, मतलब ग्रह एक से आगे एक से आगे एक से आगे आगे आ रहे हैं, हालांकि पंचमलिका, षटमलिका, षटखेट, अष्टखेट योग बनेंगे, वो कौन सी स्थिति में सबसे बढ़िया होंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और लेकिन जब ग्रह यूं चल के बढ़ते हुए क्रम में जाता है तो वो शक्ति को ग्रहण करता है, चढ़ने में जोर लगता है ना, इसलिए वो बलवान हो जाता है। ठीक है ना। ये मैं क्लियर कर पाया आपको? बात सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए सभी मतलब किसी के अधिकतर 2 ग्रह वो केंद्र में बैठे हैं, तो आपने जैसा बोला तो सर उसको फिर डिवाइड कैसे करेंगे? उसको केंद्र को ऊपर मानेंगे, नीचे मानेंगे? वेरी बहुत बढ़िया। डिग्री के हिसाब से 15 डिग्री से अगर कम है तो इधर, 15 डिग्री से ज्यादा है यानी कि 0 से 15 और 16 से 30। अच्छा समझ गया? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। ठीक है, क्लियर? किसी का और का कोई डाउट? कोई किसी को डाउट है? तो भावों के संबंध में जो जरूरी चीजें हैं मैंने आपको क्लियर कर दी। राशियों के संबंध में मैंने मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर कर दी। बहुत सारी चीजें मेरे को क्लियर करनी है जिनको मैं पढ़ाई के दौरान ड्यूरिंग द टीचिंग मैं उनको क्लियर करता चला जाऊंगा, है ना। मैंने जैसे आपको बताया था 4, 5, 9, 12 राशियां जो है सतोगुणी है। सतोगुणी राशियां परोपकारी होती हैं, ऊर्जावान होती हैं, सात्विक होती हैं, सबका भला करना चाहती हैं, उनमें देव परमात्मा बहुत होता है। जो 2, 3, 6 और 7 ये राशियां जो है रजोगुणी हैं। रजोगुणी यानी क्रियामान, रजोगुण का मतलब क्रियामान, हमेशा एक्टिव रहना चाहती हैं, हमेशा अपने सुख को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करेगी, हमेशा अपने सुख को, अपने ज्ञान को, अपने सराउंडिंग्स को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, है ना, अपने बल को बढ़ाने के लिए हमेशा एक्टिव रहेगी। ये रजोगुणी। और जो 1, 8, 10, 11 ये राशियां हैं, ये तमोगुणी। इनका काम रहता है कि बाहर से ज्यादा से चीज, मतलब किसी, तमोगुण का मतलब होता है जहाँ देने का भाव नहीं होकर लेने का भाव होता है ना, जहाँ लेने का भाव होता है, बिना प्रयास बिना मेहनत। ये व्यक्तिगत मत लागू करना अभी आप, ये कहा गया है, तो ये तमोगुण। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 4, 5, 9, 12 जो राशियां हैं ये परोपकारी भी हैं, ये सात्विक भी हैं और ये उदार भी है। ठीक है। 10 और 11 राशि जो है वो ये शनि की राशियां हैं, इनको अक्रमण्य और आलसी कहा गया है। और आलसी
आठवीं जो राशि है ये निश्चयात्मक और ऊर्जावान, मतलब ये आप मैं बता दूं, जिस भी व्यक्ति का वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि हो, वो व्यक्ति, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है, और हमारी कुंडलिनी यानी सिक्स सेंस, यानी मैंने आपको बताया था अष्टम भाव यानी अनंत, यानी जो आपको पता ही नहीं है, तो वो सब इसमें आती है। और अष्टम राशि जिसकी है, अगर चंद्रमा उसका वो वृश्चिक में है या लगन वृश्चिक का है, वो व्यक्ति गूढ़ विद्या, अलौकिक विद्या, सिद्ध विद्या, ज्योतिष, पामिस्ट्री, तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, उसका प्रकांड विद्वान बन सकता है। ही इज ए ब्लेस्ड मैन। और एस्ट्रोलॉजी, दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर ए पर्सन। उसकी अगर थोड़ा सा प्रयास भी करेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। केतु देव, मंगल देव जो कुंडलिनी के कारक है, वो ऑटो एक्टिव हो जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि का जो भी व्यक्ति है, वो अगर ज्योतिष में, गूढ़ विद्या में, अलौकिक विद्या में, सिद्ध विद्या में, कोई रिसर्च इनमें या खान खदानों काम में कहीं चला जाएगा और उसमें थोड़ा सा भी सुबत्व है, तो वो आदमी हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगा। ये जिनके भी वृश्चिक है, वो ये मान के चले, थोड़े से प्रयास से उनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। थकने का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए। सर वृश्चिक कुंडली वाला जो आदमी आपने बताया, उसकी वृश्चिक कुंडली है ना, लगन भाव में होगी, किस भाव में होगी? यानी जो सबसे ऊपर सेंटर में लगन, मैंने दोनों बात बताऊं, लगन और चंद्रमा जिस राशि में हो, चंद्रमा जिस अगर वृश्चिक में है, चंद्रमा जिस राशि में होता है वो राशि कहलाती है, उसको जन्म राशि भी बोलते हैं। और लगन का मतलब अगर पहले भाव में अष्टम राशि है या चंद्रमा अष्टम में है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाकी बची हुई कौन कौन सी रही? पहली, दूसरी, तीसरी, छठी और सातवीं, ये जो राशियां हैं, ये सत्तावादी राशियां, भोगवादी सत्तावादी, भोगवादी सत्तावादी, चीजों को प्राप्त करने की लालसा बहुत होती है, चीजों को प्राप्त करने की लालसा बहुत होती है। ये मैंने इसलिए रिपीट किया कि कल मैं एक जगह एक डिबेट कर गया था, वो मैंने अब आपको क्लियर कर दी, राइट। तो इस तरह से ये सब चीजें, देखिए आपको अभी लग रहा होगा यार इतनी चीजें कैसे याद होगी, याद हो जाएंगी। लगातार अगर अपन प्रयास करेंगे याद हो जाएंगे, और जब हम बार बार इनका रिपीटेशन करेंगे अवश्य याद हो जाएगी, अवश्य याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं चाह रहा था कि सर आपके पास मुझे तो बहुत अच्छा याद हो रहा है। आपके पास मुझे तो बहुत अच्छा याद हो रहा है। हाँ, ये तो आ भी गया है। तो अब मैंने आपको बताया कि राशियों का स्वामित्व किस किस को मिला हुआ है। अब राशियों के विश्लेषण में उस स्वामी का भी पूरा प्रभाव होगा। तो मैं अब राशियों के बारे में आगे बात करने से पहले आपको ग्रहों के बारे में बात करना चाहता हूं, ग्रह समझाना चाहता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बचक्र में हमने देखा कि जहां पृथ्वी और सूर्य का मिलन से हमारी प्रकृति बनी, यानी मेष का पहला संपात क्यों बनी? क्योंकि बसंत ऋतु, मैंने आपको बताया था, कामदेव की प्रधानता होती है, चारों तरफ वैभव फैला हुआ होता है, मन में उल्लास होता है, उमंग होता है, ऐसा कहा गया है शास्त्र में। चाय बनाए, दूध फट गया। तो चारों तरफ, और उस समय काम की सबसे ज्यादा प्रबलता होती है। अगर आपको पता हो तो बसंत पंचमी जहाँ कही गई है, वहाँ कामदेव की सबसे ज्यादा प्रबलता होती है। ऐसा शास्त्रों में नहीं, विज्ञान से भी हो गया है कि उसी समय शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास भी होता है आदमी का। बुद्धि का विकास बसंत ऋतु में ही कहा गया है। अगर आप केशव की लिखी हुई कविताओं को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस बात को। एक आदमी, मतलब जो भी इस धरा पे है, वो एक अलौक आमोद प्रमोद की स्थिति में होते हैं। मानसिक बुद्धि का विकास उस समय ही कहा गया है ना। तो वो हमारा पहला भाव बनता है मेष। मेष यानी ब्रह्मांड। मेष क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कौन हुआ यहाँ? सूर्य।
मिलन सूर्य और पृथ्वी का हुआ ना। सूर्य और पृथ्वी के मिलन की बात करते हैं। ये मेरा ये पहला भाव और ये 7वां भाव। इसको उल्टा करेंगे कुंडली में, तो पहला भाव जो मेरा बना वो मेष राशि, यानी कि ब्रह्मांड। कौन? ब्रह्मांड। और ये लोक, लोक यानी पृथ्वी। ये ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है। इन दोनों का मिलन होकर हमारा लगन डिसाइड हुआ। इन दोनों के मिलन से हमारा क्या डिसाइड हुआ? लगन। यानी कि ये ब्रह्मांड भी है और लोक भी है, यानी ये सूर्य भी है और ये पृथ्वी भी है। इस तरह से समझना इसको, मतलब दोनों का अंश इसमें है ना। तो उन दोनों की प्रभा को हम प्राप्त करते हैं। तो जब भी अपन कुंडली का विवेचन करेंगे तो ये ब्रह्मांड है और ये लोक, लोक यानी ये जो धरा। तो पब्लिक यहां से देखते हैं, लोक है इसलिए पब्लिक देखते हैं, पब्लिक को यहां से देखा जाता है। सप्तम भाव को मार्ग भी कहा गया है और नवम भाव को मार्गदर्शक। ये मार्ग है। तो जब भी आप कोई कुंडली का विवेचन करो तो आपको उस व्यक्ति का ये देखना बहुत अच्छा रहेगा कि वो, उसके लिए कौन सा मार्ग उत्तम है, तो उसको कौन से मार्ग से सफलता मिलेगी और कौन उसका मार्गदर्शक हो सकता है। ठीक है ना। ये आगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। बीच बीच में कुछ अनोखी सी अजीब सी चीजें आएंगी, इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्या समय विशेष पे आती हैं। और फिर तो मैंने आपको बताया था कि भटक को 12 राशियों में बांटा गया है। सूर्य जिस राशि में उदय होता है उसको पकड़ के पूरे 24 घंटे घूमता है। मैंने ये भी क्लियर किया आपको कि जो 12 राशियां हैं वो साल को इंडिकेट करती हैं, सूर्य के चलन मार्ग को बताती है। लेकिन जो पृथ्वी की दैनिक गति है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो 24 घंटे की है, जिसमें सूर्य पकड़ के उस राशि को लेके चलता है। यानी पृथ्वी उससे जिस पे मिलन कर रही है उसको वो आगे लेके चलता है। इसलिए किसी के भी मन में ये वहम हो कि राशियां स्थिर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब भाव स्थिर है तो राशि भी स्थिर होनी चाहिए। जब हमने उसके 12 भाव किए, लेकिन जो पृथ्वी जो है वो रोटेट कर रही है। पृथ्वी की 2 गति है, सूर्य तो स्टैटिक है, हम वाइस वर्सा मानते हैं। तो 2 गति है, एक तो सालाना और एक उसकी दैनिक गति। तो जो लगन स्थापित होता है वो दैनिक और वार्षिक गति का मिलन होता है। इसलिए उनको हमने चलता हुआ बनाया था। तो ये जो 12 राशियां हैं, मैंने इनको आपको बताया था कि 12 राशियों को इन ग्रहों का स्वामित्व प्राप्त है। राहु और केतु को किसी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया। ठीक है ना। तो मैं अब आपको उन ग्रहों के जो कैरेक्टरिस्टिक, जो उनके कारकत्व हैं, है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इनको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये मैं बहुत छोटे बताऊंगा, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़े बड़े कारकत्व हैं और वो धीरे धीरे करके हमको याद होते चले जाएंगे। मैंने ये बताया था आपको, इसमें थोड़ा आनंद लेना है ना। सूर्य 5वां, तो मैंने कहा था सूर्य क्या है? राजा। राजा क्यों है? क्योंकि सब इन्हीं के चारों तरफ घूमते हैं, सबकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है, इसलिए ये क्या है? पिता। ये हर जीव की उत्पत्ति बिना सूर्य के नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है? आत्मा। इसलिए सूर्य को कहा है सूर्य आत्मा, जगत की आत्मा है। मैं इससे पहले आपको कुछ और बता दूं, थोड़ा सा कुछ और बता दूं। चलिए यहाँ ही करते हैं। तो सूर्य की जो सौराशि जो राशि है वो क्या है? सिंह। सूर्य को स्वामित्व किसका मिला? सिंह राशि का। ऐसे ही पहली राशि के स्वामी है मंगल, दूसरी राशि के स्वामी है शुक्र, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, तीसरी के बुध, चौथी के चंद्रमा, पांचवी के छठी के फिर बुध, सातवीं के शुक्र, आठवीं के मंगल,
9वीं के गुरु शनि, 11वीं के भी शनि और 12वीं के गुरु, इनको ये राशियों का स्वामित्व मिला। अब इसके बाद बात आती है कि मंगल देव की 2 राशियां हैं, पहली और 8वीं। तो पहली जो राशि है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? पहली। मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि ग्रह वहां अपना प्रभाव पहले देता है, ज्यादा देता है उसी का, है ना। वृश्चिक, मंगल जो है वो वृश्चिक के बनिस्पत मेष का ज्यादा परिणाम देंगे, क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण का इंग्लिश मायने है पॉजिटिव, इससे आप समझोगे। मूल त्रिकोण का इंग्लिश में, जो इंग्लिश के जो ज्योतिषी हैं उन्होंने इसको पॉजिटिव कहा है, यानी कि मंगल मेष राशि में पॉजिटिव परिणाम ज्यादा देंगे, सकारात्मक परिणाम ज्यादा देंगे बनिस्पत वृश्चिक के। ठीक है। दूसरी राशि शुक्र की, दूसरी राशि पे शुक्र को जो मूल त्रिकोण का जो अधिकार मिला वो मिला किस पे? तुला। तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि क्या है? तुला। बुध, बुध बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो छठी राशि को छोड़ते ही नहीं। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कन्या को छोड़ते ही नहीं है, स्वयं हमेशा उसी में रहेंगे। तो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी क्या है? कन्या। फिर आते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के संबंध में ऐसा है कि ये चंद्रमा किस राशि के स्वामी है? चंद्रमा की ये स्वराशि है, लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि जो है ना वृषभ है, ये आप ध्यान रखना। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंही है। चंद्रमा में सबसे ज्यादा डिबेट हो गया, इसको मैं और कहूंगा। अब आते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु। और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। ये क्लियर हो गया? मूल त्रिकोण समझना बहुत जरूरी है। सवराशि के बाद ग्रह और पावरफुल होता है तो वो मूल त्रिकोण राशि। ग्रह सवराशि का है, मंगल में भी सवराशि कहलाएगा और मेष में भी सवराशि कहलाएगा, लेकिन यहाँ का बली होगा बनिस्पत इसलिए। तो सवराशि से ज्यादा बलवान कौन हुआ? मूल त्रिकोण का। मूल त्रिकोण। अब मूल त्रिकोण से भी ज्यादा बलवान कौन होता है? उच्च। मूल त्रिकोण से भी ज्यादा बलवान कौन होगा? उच्च। ये मूल त्रिकोण हुआ। अब उच्च, मंगल की उच्च राशि जो है वो मकर है, 10वीं। मैं अभी आपको ये भी क्लियर करूंगा कि क्यों है, मैं एक बार लिख देता हूं। शुक्र की उच्च राशि जो है मीन, बुध की उच्च राशि है वो कन्या, चंद्रमा की उच्च राशि है वो वृषभ, सूर्य की उच्च राशि है वो मेष, बुध की फिर वही, शुक्र की मीन, मंगल की मकर और गुरु की जो उच्च राशि है वो कर्क और शनिदेव की जो उच्च राशि है वो है तुला, 7वीं, और गुरुदेव की वही 4थी। इज इट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं आपकी याददाश्त के लिए कि इनको ये उच्च राशियां क्यों दी। मैं पूरे से शुरू करता हूं। मैं अभी राशि की बात करूंगा, नक्षत्र का विवेचन मैं बाद में करूंगा। सूर्य जो है वो राजा है, सूर्य जो राजा है, पिता मान लो। तो सूर्य को आयाम चाहिए ब्रह्मांड जितना,
यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी सूर्य है। तो मेष राशि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड है, तो एक तो वो कारण होगा। दूसरा, सूर्य एक राजा है और उसका साथ अगर मंगल, जिसे हमने कहा था कि कमांडर इन चीफ है, सेनापति है, उसका साथ मिले तो यह सर्व विजयी बन जाता है। इसलिए सूर्य मंगल की राशि में जाकर उच्च होता है, यानी वहां वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि वो सेनापति के साथ है, वो अपने आप को बलवान पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एक कोमल, सौम्य, सुशील, कर्म सिद्धि, कार्य सिद्धि, है ना, कामुकता, सुंदरता, है ना, देने का भाव, बहुत ही चंचलता, वो सब शुक्र, वो चंद्रमा उसका कारक है। तो इन राशियों में, और चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज चलने वाला ग्रह है, चलता ही रहता है और सबसे तेज चलता है। तो और वृषभ राशि है ना, वो स्थिर राशि, वृषभ राशि सबसे कम मूवमेंट चाहती है। वृषभ जो है ना सबसे कम मूवमेंट करता है, स्थिर में सबसे ज्यादा स्थिर जो है ना वृषभ राशि है ना। तो चंद्रमा जो चल चल के थक